ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब क्या, एक ही जगह पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसे हम लोग डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर डेफिनेशन देखा है या फिर सिंपली अगर एक्सप्लेन किया जाए डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो ये क्या है, बेसिकली नंबर या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, तो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, लिविंग है, इसीलिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी कल ये हमने देख लिया था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। अराउंड जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, समझ में आ रहा है, इतने सारे स्पीसीज है। तो उसमें से मैंने बताया था कि कितने मिलियन जो स्पीसीज है वो प्लांट्स है और कितने मिलियन जो स्पीसीज है वो एनिमल्स है। कौन बताएगा ये? एनिमल्स 1.25, प्लांट्स 0.55। हाँ, 5 0.55 मिलियंस होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि एनिमल्स का मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस कौन से ग्रुप के अंदर है? आपने जब एनिमल्स इंसेक्ट्स। क्लासिफिकेशन आपका हो गया, insects, एनिमल्स arthropoda, क्लासिफिकेशन हो गया है, तो किसका सबसे मैक्सिमम जो अमाउंट है डाइवर्सिटी कौन से ऑर्गेनिम्स के अंदर है? arthropoda, हाँ, ऑर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स का। ठीक है ना, समझ में आया? तो और प्लांट्स में सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसके अंदर है? एंजियोस्पर्म्स। देखिए, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसके अलावा अलगीस होते हैं। इनमें से डाइकोट्स मोनोकोट्स होते हैं, उसमें से एंजियोस्पर्म जो है मैक्सिमम। और एंजियोस्पर्म्स का हमने किस में डिवाइड किया है? डाइकोट्स और मोनोकोट्स। ये तो हमने पहले वाले क्लासेस में देखा रहेगा, 8 9 10th में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। yes sir, अभी हम लोग आगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ये डेफिनेशंस हमको आगे काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है। जब भी आपको टैक्सोनॉमी ऐसा नाम आएगा या फिर सिस्टमेटिक्स करके नाम आएगा, तो आपको याद रखना ये क्या है, स्टडी है किसका, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समझ में, स्टडी करने, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको फिर क्लासिफाई करेंगे, उसको नाम देंगे। अभी मान लेते अगर मुझे कोई नया एक स्पीसीज मिल गया है ऑर्गेनिज्म का, उसका उसका जो मेंशन जो है कोई भी बुक में नहीं है, कहीं पे भी नहीं, किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको क्लासिफाई आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको, हम लोग कुछ चीजों को चेक करेंगे, मतलब किससे मिलता जुलता है। समझ में आ रहा है? ये किससे मिलता जुलता है, फिर उसको मिलता जुलता है, फिर उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखेंगे, फिर उसको पर्टिकुलर नाम देंगे उसको। समझ में आए? तो इसको टैक्सोनॉमी बोलेंगे। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी को टैक्सोनॉमी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? हेलो? yes sir, यस सर। ठीक है, टैक्सोनॉमी का अगर हम लोग ये जो देखिए, टैक्सोनॉमी को हम लोग अगर इसको थोड़ा अगर सेपरेट करते हैं, तो हमको याद रखना है कि ये जो है, देखो, टैक्सो है मतलब यहाँ पे टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, टैक्सा मतलब क्या, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है टैक्सा मतलब, ये टैक्सा मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। समझ arrangement, में आ रहा है? और नॉमस या फिर नॉमी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स। हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स या तो फिर प्रिंसिपल्स यूज करके उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। और वो रूल्स क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स और कुछ चीजें हम लोग यूज करके इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज करके रख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? कुछ रूल्स यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो याद रहेगा, टैक्सोनॉमी आपको भूलना नहीं है। तो ग्रीक वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, टैक्सा मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। और नॉमस मतलब क्या होता है, रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? principle, तो ये याद रखना है आपको। अभी देखिए, टैक्सोनॉमी को हम लोग सिंपली अगर बोला जाए तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है किसमें, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपको याद रखना है, डेफिनेशन अगर बताया जाए तो आप ऐसा लिखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इतना ही लिखना है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स यूज करके हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? टैक्सोनॉमी याद रहेगा। yes sir, देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स, मतलब वही है। देखिए, ये बेसिकली अरेंजमेंट है, तो जो मैंने बताया वही है। तो ये सिस्टमिक अरेंजमेंट है। समझ में आ रहा है? कंसिडरिंग इवोल्यूशन रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग किसी भी चीज़ को अरेंज कैसे करते हैं, हम लोग इवोल्यूशन रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो समझ में आ रहा है टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स क्या होता है?
तो अभी देखिए ये पहली बार जो है सिस्टमा नेचुरा करके एक बुक आया था लीनियस कार्लियस लीनियस का, तो ये पहली बार उन्होंने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे आगे जाते हैं हम लोग। अभी देखिए टैक्सोनॉमी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर प्रोसेसेस है, मतलब टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स यूज करके किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कुछ प्रिंसिपल्स यूज करके हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखिए आपको याद रखना है, ये प्रोसेसेस बोलेंगे हम लोग, तो प्रोसेसेस में क्या आएगा, प्रिंसिपल जो है, मतलब इस टैक्सोनॉमी को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कैसे, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं पहले हम लोग। मान लेते कि मुझे कोई ऑर्गेनिज्म मिला, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये रूल्स फॉलो करूंगा। समझ में, उस ऑर्गेनिज्म को नाम देना है, तो कैरेक्टराइजेशन करेंगे, मतलब क्या क्या फीचर्स उसके अंदर है, उस ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स है। फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये किससे मिलता जुलता है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है। फिर उसके बाद क्लासीफाई करेंगे, इसको किस ग्रुप में रखा जाए, इसको किस ग्रुप में रखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासीफाई करेंगे उसे किस ग्रुप में रखा जाए। फिर उसके बाद उसको पर्टिकुलर नाम देंगे, है कि नहीं। तो आपको ये चारों जो पॉइंट्स है याद रखना है और सीक्वेंस में याद रखना है। मतलब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये क्या है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में, मतलब कुछ प्रिंसिपल। Characterization, identification, classification and all. हाँ ये प्रोसेस है। पर टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, सिंपली अरेंजमेंट होता है, किसके बेसिस पे, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। कुछ प्रिंसिपल्स या तो फिर रूल्स ऑलरेडी मेंशन किया है, उन रूल्स को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को अरेंज करके रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा, पहले कैरेक्टराइजेशन यूज करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो इन चारों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले। तो पहला जो है वो कैरेक्टराइजेशन है। तो आपको याद रखना है कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, हम लोग उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गए, और उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस जो हो गया वो, और वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसा हैबिटेट है, ये सब हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग, कैरेक्टराइजेशन का मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं, लिस्टिंग ऑफ ऑल दी पॉसिबल फीचर्स। मतलब हम लोग पूरे लिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी फीचर्स है उसके, वो हम लोग लिस्ट करके रखेंगे। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हम लोग उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? ये क्लियर है कैरेक्टराइजेशन? Yes, sir. Yes, sir. एटलीस्ट एक लाइन में आपको याद रखना है, तो यही याद रखिए कि लिस्टिंग ऑफ ऑल दी पॉसिबल फीचर्स या तो फिर कैरेक्टर्स, ऐसे याद रखिए। समझ में आ रहा है? हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं जो भी कैरेक्टर्स है, इसको हम लोग कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। अभी देखिए पहले हम लोग जो करते थे टैक्सोनॉमी, यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सोनॉमी जो था दो इसमें क्लासिफाई किया था, मतलब कैरेक्टराइजेशन जो दो इसमें होता था। क्लासिकल जिसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं, क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता था, सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख सकते हैं। अभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल फीचर। और एनाटॉमी मतलब क्या है, इंटरनल फीचर। समझ में आया? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या यूज करते थे उस वक्त, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। और उसके अलावा मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता था, मॉडर्न टैक्स अभी जो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलॉजी तो यूज करते ही है, पर उसके अलावा बाकी भी चीजें यूज करते हैं, जैसे एनाटॉमी देखते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखते हैं, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल रूल और सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ये सब देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके बेसिस पे हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे। समझ में आया? देखिए बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा इसको टफ नहीं समझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो याद रहेगा कैरेक्टराइजेशन का मतलब, इसमें किसी को डाउट्स है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ Classical taxonomy फिर से रिपीट करो ना. देखिए, देखिए टैक्सोनॉमी भूल जाइए, ऊपर वाला पार्ट जो है इसको भूल जाइए। कैरेक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोई अगर हमको ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, हमको कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिलेगा, हम लोग पहले चेक करेंगे ये, इसको चार लिम्स है क्या, फिर ये जमीन पे रेंगता है या फिर दो पैर पे चलता है। तो हम लोग कैरेक्टर जो डिवाइड कर ले रहे। अभी देखिए क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता था, देखिए ये सब जितने भी प्रोसेसेस है ये टैक्सोनॉमी के अंदर ही आ रहे हैं ना ये सब। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ वो कैसा दिखता है ये देख के उसको
क्लासिफाई या फिर नाम दे देते थे, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देख के हम लोग क्या करते थे, उसको क्लासिफाई कर देते थे, समझ में आ रहा है? पर अभी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं देखते, इसके अलावा हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा एनाटॉमिकल फीचर्स देखते हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स मतलब हम लोग उसके अंदर के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उसको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करके फिर उसके बाद क्लासिफाई करेंगे। उसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, जैसे मतलब उसमें कोई ऑर्गन जो है कैसे डेवलप हो रहा है, कौन से और कैसे कैसे उसमें अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसके बेसिस पे हम लोग डेवलप करेंगे, हाँ इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और वो किस एनवायरनमेंट रहता है, क्या किस एनवायरनमेंट में रहता है, और उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें, इसको सबको देख के हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। क्लासिकल में सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, या फिर इसको मॉडर्न टैक्सोनॉमी को हम लोग नियो सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं और बायो सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें हम लोग एनाटॉमिकल फीचर्स भी देखेंगे, प्लस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस भी देखेंगे, और एनाटॉमी भी देखेंगे, और उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, मतलब एनवायरनमेंट में उसका क्या एग्जैक्टली रोल है, वो भी देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ दोनों कैरेक्टराइजेशन में? Yes, sir. इसमें कुछ डाउट है? नो हाँ सर। सर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अभी देखिए, अभी बेसिक प्रोसेस में और एक आता है कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन। अभी कैरेक्टर्स तो हमने सबको, मतलब इसको 4 पैर है, इसको हेयर्स प्रेजेंट है, इसके आंखें हैं, तो ऐसी चीजें हमने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, ठीक है? अभी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है तो हमको किसी ना किसी पहले से उसका इमेज चाहिए ना हमारे पास, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. है कि नहीं? अगर मैंने बोला किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है तो उसका रेफरेंस चाहिए रहेगा ना, किससे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? अगर मैंने बोला इस इन बच्चों में से एक बच्चों को आइडेंटिफाई करो, तो कुछ तो कुछ बताना पड़ेगा मुझे, मतलब वो बच्चा जो है हाइटेड है, टॉल है, और उसके कर्ली हेयर्स है, ये सब बताना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई किसी ने आइडेंटिफाई कब कर सकते हैं, जो ऑलरेडी किसी चीज से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो मैं बता दो, यस यस सर। सर। एग्जांपल बता दो, आगे यस आगे सर। वाले स्लाइड में है, देखिए यहाँ पे उससे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। ये क्या है? करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। और या तो फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, कंपेयर, आगे वाले स्लाइड में देखिए, देखिए कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑलरेडी डिस्कवर्ड। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? Characteristics. देखिए हम लोग किससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ऑलरेडी डिस्कवर्ड या तो फिर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, उससे हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लिए हमने, एक प्लांट के एग्जांपल लिया, ठीक है? मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास प्लांट 1 है, प्लांट 2 है, ठीक है, प्लांट 3 है, ठीक है? तो प्लांट 3 है, तो मुझे एक नया वाला प्लांट मिला है, एक नया वाला प्लांट मिला है, ठीक है? मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा है? पहले तो मैंने इसके फीचर्स लिख लिए या फिर कैरेक्टराइजेशन कर लिया इसका। समझ में आ रहा है? कैरेक्टराइजेशन पहला स्टेप होता है। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद मुझे इसको कंपेयर करना है, क्योंकि उसके बाद उसको नाम देना है, उसको एक ग्रुप में डालना है, फिर उसके बाद नाम देना है। तो मैं कंपेयर करूंगा, इसके फीचर्स इससे मिलते हैं क्या, मतलब इसके फीचर जो है इससे मिलते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? अगर इससे नहीं मिलेंगे तो मैं इसको इस ग्रुप में नहीं डालूंगा, ठीक है? अगर इससे, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा इससे मिक्स मैच करता है कि ये, और इससे भी मैच नहीं करेगा तो ये वाले ग्रुप में नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा है? इसके इसके फीचर जो है अगर इससे मिलते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको इस ग्रुप के अंदर डालूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो किससे आइडेंटिफाई करूंगा मैं? जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म से, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई, कंपैरिजन करके देख रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. तो ये वाला आइडेंटिफिकेशन सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को हमको याद रखना है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होगा यहाँ पे? यस अभी देखिए मैंने एक ग्रुप में अगर उसको एक जगह रख दिया है, तो क्लासिफिकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे,
किसी ग्रुप के अंदर रख रहा हूँ उसको, समझ में आ रहा है? तो मैंने उसका कैरेक्टराइजेशन पहले किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कैरेक्टराइजेशन उसको आइडेंटिफाई किया, मतलब वो किस से रिलेटेड है, वो आइडेंटिफाई होगी, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको एक ग्रुप के अंदर ही रख देंगे, पर्टिकुलर ग्रुप में, समझ में रहा है? तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। इट इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। अभी किसके अंदर? कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर रख दिया है, समझ में आ रहा है? अभी देखिए सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अभी एनिमल्स ले लिए, एनिमल्स में बहुत सारे होते हैं ना, हमने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करके रखा है ना। अभी देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, अगर वो उसका सेल वॉल जो है वो उसके साइड में जो है सेलुलोज नहीं है, या तो फिर सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज तो रहेगा नहीं क्योंकि फोटोसिंथेटिक रहेगा, अगर उसके हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, तो वो एनिमल्स कंसिडर करेंगे ना हम लोग उसको, समझ में आ रहा है? मल्टी सेलुलर है और उसको सेल वॉल नहीं है तो उसको एनिमल्स कंसिडर करेंगे। उसके अंदर भी ग्रुप्स के अंदर हम लोग रख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग कैटेगरीज के अंदर रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर हम लोग उसको रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। ठीक है, अभी टैक्सा भूल जाइए, हम लोग आगे पढ़ने वाले, टैक्सा भूल जाइए इसको यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर रहे हैं। ग्रुप Grouping. क्लासिफिकेशन मतलब ये समझ जाता है कि हम लोग उसको ग्रुप में कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल एग्जांपल देखा था, हम हर चीज को ग्रुप में डिवाइड करते थे, समझ में आ रहा है? हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप के इसमें डिवाइड करते हैं। कैसे? अगर कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो हम लोग पहले उसका एज देखते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं कि KG 1 से एडमिशन लेते हैं, वो भूल जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एज के हिसाब से हम लोग क्लास में डालते हैं, ठीक है। तो मान लेते कोई 7 साल का बच्चा है तो स्कूल में जाएगा, तो वो उसको हम लोग 5th या 4th में डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद वो क्लास में जाने के बाद वो उनके मार्क्स के बेसिस पे भी हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। फिर हम लोग क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब दो अलग अलग रोज में बिठाएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा उनको हाइट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जिसका हाइट कम रहेगा उसको आगे बिठाएंगे, जिसका हाइट ज्यादा है उसको हम लोग पीछे बिठाएंगे। तो हम लोग क्या करें, क्लासीफाई कर रहे हैं। और उसके उसके बाद भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, नाम देते हैं उसको, पर्टिकुलर नाम देते हैं ना। हो सकता है वो सेम नाम जो है 2-3 लोगों का हो क्लास में, तो हम लोग उस पर्टिकुलर बच्चे को कैसे पहचानेंगे, उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, सर नेम यूज करेंगे, ठीक है। फिर सर नेम भी नहीं अगर सेम है दोनों का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फिर फादर नेम यूज करेंगे। और फादर नेम भी सेम है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, Village name. हाँ उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, मतलब वो नारायण गांव में रहता है, ओतूर में रहता है, जहाँ पे भी रहता है, तो वो चीज हम लोग यूज करेंगे, समझ में आ रहा है? अभी इतना सारा नाम देने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है कि दो लोग जो है एकदम सेम हो, समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली फिर हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं, समझ में आया? तो ये Yes, सब, sir. यस तो इतना क्लियर हुआ ये? Yes, यस sir. यस अभी सर देखिए यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन, देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरिटीज को देख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं? प्लेस्ड इन सेम ग्रुप इफ सिमिलरिटीज आर ट्रू। अभी देखिए उसको हम लोग, देखिए अगर एनिमल से अगर वो मैच कर रहा है, एनिमल से अगर मैच करेगा तो क्या होगा, हम लोग उस ग्रुप के अंदर रखेंगे, मतलब हम लोग सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसको किसी ग्रुप के अंदर रख रहे हैं, समझ में आया? यस सर Yes, अगर sir. सोचिए मान लेते कि कोई सिमिलरिटीज उसके अंदर नहीं है, कोई अगर नया ऑर्गेनिज्म मिल गया, उसके अंदर कोई भी सिमिलरिटीज किसी भी प्री एग्जिस्टिंग या फिर कोई पहले डिस्कवर हो गया, उससे किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को एक नया ग्रुप बना डालेंगे, समझ, और उसको नया ग्रुप में डाल देंगे, समझ में आया? Yes, sir. यस तो ये याद रहेगा क्लासिफिकेशन आपको। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो क्लासिफिकेशन याद रखना है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। उसके बाद नॉमेनक्लेचर। देखिए आपको नॉमेनक्लेचर में याद रखना है, ये बेसिकली नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को नाम देना, पर्टिकुलर नाम। हमने पहले कैरेक्टराइजेशन किया, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन किया, फिर उसके बाद उसको नाम देंगे, समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए ये क्या है, बेसिकली ये इसको हम लोग डिफाइन करें तो क्लासिक नॉमेनक्लेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है उसी नाम से पूरे दुनिया में मतलब मिलेगा, समझ में आ रहा है? वो अगर मैंने बोला मैंजीफेरा इंडिका बोला तो वो क्या है, मैंगो है, मतलब वो हर जगह जो है। अगर अभी देखिए नेटिव लैंग्वेजेस में मैंगो हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, मैंगो को, अरे आपको मराठी नहीं आता है? आंबा हाँ आम Amba. बोलते हैं। अभी अभी देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, उसे आम बोलेंगे। तो वैसे ही अलग अलग नेटिव लैंग्वेज में बहुत से नाम हो सकते हैं। अगर मैं आपने आंबा बोल दिया, कोई अगर साउथ इंडियन है उसको समझ में आएगा क्या?
आंबा बोला, या फिर फॉरेनर है मतलब बाहर का इंडिया के, तो उसको आंबा बोलो, समझ में आएगा? नहीं आएगा। आपको आंबा जो है ला के दिखाना पड़ेगा, ये आंबा होता है, समझ में आया? इसीलिए क्या है, साइंटिफिक नेम या फिर नोमेनक्लेचर जो होता है वो हम लोग क्यों देते हैं? एक स्टैंडर्डाइज नेम होता है, जिसकी वजह से क्या है, पूरे दुनिया में उसी नाम से वो जाना जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये नाम देने का एक सिस्टम भी होता है, कैसे देंगे हम लोग देखेंगे, समझ में आया? तो इतना क्लियर है। Yes, sir. अभी अगर Yes, नॉमेनक्लेचर sir. डिफाइन किया जाए, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डिस्टिंग्विश नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर होता है, समझ में आ रहा है? डेफिनेशन। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर दो टाइप के हो सकते हैं, जिसको हम लोग वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग, देखिए, प्रोवाइडिंग डिस्टिंग्विश नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉमेनक्लेचर बोला है, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा, देखिए यहाँ पे वर्नाकुलर नेम है। अभी वर्नाकुलर नेम का मतलब क्या होता है? लोकल नेम्स होते हैं। क्या होते हैं वो? लोकल नेम्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लोकल नेम्स में हमने मैंगो को क्या बोला? आंबा बोला है, फिर कहीं बोला है आम बोला है। तो ऐसे ऐसे हर जगह नाम जो है वो वैरी करेगा, समझ में आ रहा है? तो ये कौन देगा? लोकल नेम्स कौन देंगे? लोकल पीपल्स देंगे, समझ में आ रहा है? तो महाराष्ट्र में आंबा जो बोलते हैं वो बेसिकली कौन बोलेंगे? महाराष्ट्रियंस, बता, लोकल जो लोग है वो उसको नाम आंबा दिए है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes. इस नेम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? या फिर वर्नाकुलर नेम्स बोल सकते हैं। अभी देखिए, पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम है, टिंकू है, पिंकू है, तो कोई उसको टिंकू बुलाता है, कोई उसको पिंकू बुलाता है। तो ऐसा समझ में आता है क्या वो कौन है? जब हम लोग स्कूल में डालते हैं तो उसका प्रॉपर नाम दिया जाता है ना स्कूल में, है कि नहीं? वो स्कूल में जाने के हम लोग उसको टिंकू पिंकू कुछ बुलाते हैं क्या? No, sir. No, हो sir. सकता है टिंकू पिंकू जो है वो बहुत सारे लोगों का नाम हो सेम, एक साथ आपने टिंकू बोला या फिर पिंकू बोला तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ देखेंगे एक साथ, अरे ये मेरे घर पे बुलाते, ये लोग कैसे बुला रहे हैं मुझे, है कि नहीं? Yes. समझ में यार? तो ये वर्नाकुलर नेम्स होते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में जो बोला जाता है उसको हम लोग वर्नाकुलर नेम्स बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग साइंटिफिक नेम देखेंगे। अभी नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या? नाम देना, समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डिस्टिंग्विश नाम देना, उसको नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। तो साइंटिफिक नेम मतलब क्या? ये क्या है? एक बायोलॉजी, या फिर ये कौन प्रोवाइड करता है? ये बायोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, समझ में रहे? जो भी लोग इसके बारे में उनको पता है, या फिर जिसने पहली बार डिस्कवर किया रहेगा, डिस्कवर तो हम लोग भी कर सकते हैं, पर हम लोग कौन सा नाम देंगे? हमको अगर हम कुछ स्टडीज वगैरह नहीं पता है, हमको कुछ चीजें नहीं पता है कैसे नाम देते हैं, हम लोग कुछ भी नाम दे देंगे ना। तो ये साइंटिस्ट लोग देते हैं, बायोलॉजिस्ट देते हैं, समझ में आ रहा है? और किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे? ये कुछ रूल्स के बेसिस रहते हैं, मतलब कुछ रूल्स यूज करते हैं और कुछ क्राइटेरिया रहता है कैसे नाम देने का है, समझ में आ रहा है? तो एग्रीड रूल्स है, ये कैसे रूल्स है? एग्रीड रूल्स है, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. और कुछ sir. क्राइटेरिया रहेगा, एग्रीड रूल्स प्लस क्राइटेरिया रहेगा, तो इसके बेसिस पे वो लोग नाम देंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहेंगे। कैसे रहेंगे ये? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, समझ में आ रहा है? और इसको सबको मानना पड़ेगा, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नॉमेनक्लेचर मुझे लगता है सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, sir. एक मिनट। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्नाकुलर नेम्स जो है, इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं हम लोग। वर्नाकुलर नेम्स भी जो है वो एक टाइप का नॉमेनक्लेचर है ना, नाम दे रहे हैं हम लोग। मान लेते एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, मैं अपने इधर कुछ नाम दे दूंगा, अगर वो सैंड के ऊपर मिलता है तो मैं उसको नाम दे दूंगा, कुछ सैंड से रिलेटेड नाम दे दूंगा सिंपली, ठीक है? तो ये सही हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्यों सही नहीं है हम लोग ये देखेंगे। देखिए, नॉट प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म नोन टू मैन। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग हर चीज को एक नाम नहीं दे सकते ना, हो सकता है वो नाम जो है हर जगह वो सेम रहे, मतलब कुछ जगह अगर मैंने कोई नाम दिया, हो सकता है कहीं और कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो उसी को सेम टाइप का नाम दे दे, तो कॉमन नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है? और हर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया सकता, ठीक है? वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में। और कैनॉट बी यूटिलाइज्ड इन कम्युनिकेशन अमॉन्ग साइंटिफिक कम्युनिटी। अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसको हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी में हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, मैंगो के बारे में कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो मैं उधर लिख दिया आंबा करके लिख दे, तो अगर कोई फॉरेनर उसे पढ़ रहा है तो उसको पहले डिक्शनरी लेना पड़ेगा, आंबा क्या होता है उसको पहले सोचना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चला? इसीलिए एक कॉमन नेम का जरूरत होता है, समझ रहे हैं? तो हम लोग वहाँ पे साइंटिफिक नेम्स जो है वो यूज करते हैं, ठीक है? तो ये एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, रोज का एग्जांपल देखते हैं।
देखिए सिंपल हिंदी में जो है रोज को हम लोग गुलाब बोलते हैं, है कि नहीं? गुलाब बोलते हैं नहीं? अगर वही अगर हम Yes, लोग sir. बांग्ला में देखेंगे Yes, तो sir. गुलाब करके बोलेंगे, ठीक है। अगर वही तमिल में देखेंगे हम लोग रजोपा बोलेंगे। अभी किसी ने रजोपा यहाँ पे बोल दिया तो किसको समझ में आएगा रजोपा मतलब गुलाब होता है? नहीं समझ में आएगा ना किसी को। इसीलिए जो है साइंटिफिक Yes, नेम जो sir. है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और साइंटिफिक नेम जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? Biologist. हाँ बायोलॉजिस्ट, Biologist. साइंटिस्ट, हाँ बायोलॉजिस्ट ही बोलेंगे क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गन का नाम जो है बायोलॉजिस्ट ही देंगे, तो बायोलॉजिस्ट बोलेंगे। और ये कैसे नाम देंगे ये लोग? कैसे नाम देंगे? ऐसे ही नाम दे देंगे अपने नाम के ऊपर रख के। अगर सोचो अनुज को मिल गया, अनुज बायोलॉजिस्ट बन गया, तो अनुज अपने नाम से एक ट्री को नाम दे देगा डायरेक्टली? नहीं, ऐसा नहीं देंगे। हम लोग कुछ चीजें यूज करेंगे वहां पे। अनुज अपना नाम पीछे लिख सकता है, समझ में रहे हो? कैसे लिख सकता है हम लोग देखेंगे। समझ में आया? क्लियर है ये? Yes, sir. हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग आगे जाएंगे, ठीक। अभी यहाँ पे हम लोग तो स्टार्टिंग में दो चीज़ें के बारे में, साइंटिफिक नेम जो है वो दो सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है वो बहुत ही फेमस सिस्टम है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आपको याद रखना है, ठीक है ना। समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हम लोग sir. देखेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमको ये प्रूव करता है, देखिए बायनोमियल का मतलब क्या होता है? दो होता है, ठीक है। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, हम लोग किसी भी ऑर्गन को दो नाम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब उसको वो कौन से चीजें होते हैं, दो दो का दोनों कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, पर दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है। बायनोमियल, तो इसको पहली बार जो है वो किसने प्रपोज किया था? देखिए प्रपोज तो यहाँ पे एक चीज गलत है, प्रपोज उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने पहली बार इसको यूज किया था, ठीक है। प्रपोज कैस्पर बोहिन ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आगे वाले स्लाइड में वही दिखा है, ठीक है। देखिए सिंपल है, ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है पहली बार जो है प्रपोज किया था कैस्पर बोहिन ने, याद रहेगा कैस्पर बोहिन। Yes, sir. तो कैस्पर बोहिन ने पहली बार क्या है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था, मतलब क्या है, ये ऐसा होना चाहिए नाम, ठीक है। तो कौन से बुक में इसका रेफरेंस मिलता है? पिनाक्स करके बुक है, उसके अंदर हमको रेफरेंस मिलता है कि इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। कब बताया था? ये 1623 में, ये बहुत पहले की बात है, मतलब जब हमने सेल्स को भी नहीं ढूंढा था उस वक्त की बात है ये, ठीक है। तो पिनाक्स में इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्लेस लिनियस जो है, हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा था कार्लेस लिनियस। तो ये वो साइंटिस्ट है। तो कार्लेस लिनियस ने पहली बार जो है वो प्रिंसिपल्स दिए, मतलब बायोलॉजी नॉर्मल के लिए प्रिंसिपल्स दिए। मतलब हम लोग कैसे दो नाम देंगे उस ऑर्गन को, मतलब कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना, दो नाम कैसे देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कौन से Yes, बुक में sir. पब्लिश किया था उन्होंने? फिलोसॉफी का बॉटनिका में। समझ में आ रहा है? तो याद रहेगा बुक का नाम फिलोसॉफी का बॉटनिका। Yes, sir. इसमें क्या दिए थे? सिर्फ प्रिंसिपल्स दिए थे, इसमें क्या दिए थे? सिर्फ प्रिंसिपल्स। तो किसने प्रिंसिपल्स दिए थे पहली बार? ये कार्लोस लिनियस ने, ठीक है, याद रहेगा कार्लोस लिनियस। कब दिया था ये? 1751 में। 1751. 1751. इंपॉर्टेंट है डेट 1751। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट यूजेस कब हुआ। मतलब इन्होंने सिर्फ अभी यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल्स दिए हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, रुकिए एक मिनट। देखिए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल्स दिए, समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए, यहाँ पे उन्होंने जो है पहली बार यूज किया है। तो कार्लेस लिनियस ने यूज किया था। तो ये कि कौन से बुक में उन्होंने पब्लिश किया है? स्पीसीज प्लांटेरम में, ठीक है, याद रहेगा स्पीसीज प्लांटेरम। तो आपको याद रखना Yes, है sir. फर्स्ट यूसेज Yes. जो है कब यूज किया उन्होंने। Yes, sir. स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने मेंशन किया, कितने कितने 1953 में, 1953 में ये बुक पब्लिश हुआ था। उसमें कितने सारे प्लांट्स के बारे में बताया था? 5990 प्लांट्स के बारे में, उसमें स्पीसीज के बारे में बताया था, ठीक है, याद रहेगा 5990 प्लांट्स के स्पीसीज थे उसमें, ठीक है। आपको याद रखना है फर्स्ट यूसेज जो है वो किससे रिलेटेड है? वो प्लांट से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? और डेट भी याद रखना है आपको, काउंट भी याद रखना है, समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारी चीजें याद रखना है। फर्स्ट यूसेज जो है वो कार्लेस लिनियस ने बताया था, कौन से बुक में? स्पीसीज प्लांटेरम में। और वो कब हुआ था? सर आपका 70। आवाज ठीक से नहीं आ रहा. अभी आ रहा है आवाज? Yes. Yes. बीच बीच में कट हो रहा है. सबको ऐसा ही हो रहा है क्या? सिर्फ एक दो बच्चों को हो रहा है?
Yes, sir. नहीं सर Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए इसीलिए मैं आज छत के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, ताकि आपको सुनाई आए। तो इससे ज्यादा तो ऊपर मैं जा नहीं सकता हूँ। मेरे को लगता है फुल नेटवर्क है, हो सकता है कुछ इशू आया रहेगा। अभी तक क्लियर आ रहा था आपको आवाज ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ठीक है, कभी कभी हो जाता है वो, शायद नेटवर्क का कुछ इशू रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सब क्लियर है? इसमें किसी को डाउट्स है? नो No, हाँ sir. नहीं, हमारा और एक चीज भूल No, रह गया ना, अभी सेकंड second. सेकेंड यूसेज जो है वो कार्लेस लेनेस ने किया था। किसके लिए? कौन से बुक में? सिस्टमा नेचुरा करके एक बुक था, उसमें उन्होंने पब्लिश किया। ठीक है, ये पब्लिकेशन देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी में क्या होता है, अगर कुछ चीज आपने नया ऑर्गेनिज्म को अगर ढूंढ लिया है, ठीक है, आप ऐसे जाके नहीं बता सकते ना, आपको उसको पर्टिकुलर पब्लिकेशन में पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब उसके क्या फीचर्स है, उसके अंदर क्या क्या है, मतलब क्या क्या अलग चीज है, तो इसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा, तभी ये साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चलेगा ना। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने पब्लिश किस में किया था? बुक में, सिस्टमा नेचुरा में। समझ में आ रहा है? कब की बात है ये? 1758 में। तो कितने साल बाद? ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। 1753 से 1758 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5, sir. हाँ, 54, 55, 56, 57, 58, हाँ 5 इयर्स का गैप है, ठीक है। तो उन्होंने कितने एनिमल्स के बारे में बताया था? एनिमल स्पीसीज के बारे में 4328 एनिमल स्पीसीज। तो ये काउंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, 4328 स्पीसीज जो है। बुक का नाम भी इम्पोर्टेंट है, और ये कार्लेस लिनेस याद रखना है। और पहली बार बायोनिमल नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था? कैस्पर बोहिन ने। याद रहेगा, कैस्पर बोहिन। यस सर Yes, sir. तो डेट्स आपको इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए कई कई इसमें बाइनल नॉमेनक्लेचर जो दिया है उसको कार्लस लिनियस भी बोला जाता है, ठीक है। कार्लस लिनियस बोला जाता है, पर वो एक्चुअली कैस्पर बोहिन है जिसने पहली बार प्रपोज किया था, ठीक है। याद रहेगा, कैस्पर बोहिन यस सर 1623 में, ठीक है। Yes, sir. तो क्लियर रखिए ये। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अभी देखिए क्लासिफिकेशन तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे कुछ कोड्स बनाए, समझ में रहे? मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे मतलब पूरे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोड्स बनाए, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड कोड्स बोलते हैं। मतलब अगर सोचिए कोई कल्टिवेटेड या फिर कोई बैक्टीरिया है, इसको नाम देना है, तो हम लोग इस रूल्स को यूज करेंगे। मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो बैक्टीरिया का है, तो इसके कुछ अलग से रूल्स रहेंगे, तो वो हम लोग यूज करेंगे। मान लेते कोई नया वायरस मिला, तो हम लोग नाम दे देंगे क्या उसको? अभी का सिंपल एक कोरोना वायरस है, तो हम लोगों ने नाम दिया है कि उसको, देखिए कोविड-19 करके किसने नाम दिया रहेगा? इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने दिया रहेगा ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमने तो नहीं दिया, हमने सिर्फ क्या बोल दिया, कोरोना वायरस है, क्योंकि वो कोरोना वायरस का एक क्या है, स्ट्रेन है, समझ रहे, इसीलिए उसको कोरोना कोरोना वायरस बोला। पर एक्चुअली उसका नाम कोविड-19 दिया है, मतलब कोरोना वैक्सीन, कोरोना वायरस 19, मतलब 2019 के हिसाब से उसको नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये कौन डिसाइड करेगा नाम देने का? कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे, समझे, कैसे देना, उसके अंदर मेंशन किया रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे नाम देंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ कोड्स है, ये कोड्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है इसको। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे पहले प्लांट्स को क्लासिफाई, प्लांट्स के बारे में देख, प्लांट्स नहीं यहाँ पे बेसिकली, हाँ प्लांट्स है यहाँ पे, ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था, तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो प्लांट्स है, प्लांट्स को किस में क्लास, क्या नाम दिया इन्होंने, कहाँ पे इसका कोडिंग है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब क्या है कि ये यहाँ हम लोग ये चीजें यूज करेंगे, मतलब जो रूल्स उसमें दिए रहेंगे उसको फॉलो करेंगे। समझ में रहे? कोई भी प्लांट को अगर मुझे क्लासिफाई करना है, तो मैं ये इन कोड्स को यूज करेंगे। कहाँ, कौन सा कोड है इसका? कोड का नाम क्या है? आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रहेगा आपको? Yes, sir. यस सर देखो आप लोग यस सर बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ना ये? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं नोट्स भी भेजने वाला आपको, एक बार पढ़िए वहां से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड जो है कल्टिवेटेड प्लांट्स। अभी देखिए कल्टिवेटेड प्लांट्स को, अगर किसी कल्टिवेटेड प्लांट को एक साइंटिफिक नाम देना है, तो उसके लिए भी एक कोड है। कोड का मतलब क्या है? प्रोसीजर्स है, मतलब स्टेप्स है, मतलब कैसे, कौन डिसाइड करेगा, समझ रहे? तो कौन डिसाइड करेगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो इसको हम लोग आईसीएनसीपी भी बोलेंगे, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखना है आपको, आईसीएनसीपी। उसके बाद एनिमल्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसको कोड्स क्या दिया है? तो को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। समझ में आ रहा है? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आईसीजेडएन, याद रहेगा आईसीजेडएन? यस सर ये Yes, पूछा, sir. ठीक है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया को
आपका कोड क्या है, ICNB रहेगा। समझ में? ICNB का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, याद रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए इनको याद रखना इजी है, पर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं यहाँ पे, इधर का उधर, पर ये क्या है, थोड़ा अलग है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है बाजू में एंड में दिया है, यहाँ पे बीच में दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद वायरसेस को जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके कोड्स क्या है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये सब चीज़ें, चारों पांचों। Yes, sir. Yes, sir. वो Sir. अभी देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों कोड जो है आपको बताना है, इनमें से कौन से तीनों कोड जो है वो यूकैरियोट्स को कोड करते हैं। यूकैरियोट्स को कौन से जो कोड्स है वो यूकैरियोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3. 1 2 3 है ना। और इसमें से प्रोकैरियोट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? 4, 5. बैक्टीरियन अरे 5 कैसे आएगा, वायरसेस जो है बैक्टीरिया वो सिर्फ बैक्टीरिया आएगा ना। समझ में आ रहा है? वायरसेस को हम लोग अभी तक वो लिविंग है नॉन लिविंग है हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया ही नहीं अब तक के। समझ में आ रहा है? कोई बोलता है वो पार्टिकल है, कोई बोलता है वो लिविंग है, क्योंकि वो देखिए अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, बेसिकली उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे डिफाइन करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग जो है उसको हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है। पर वायरसेस का प्रॉब्लम क्या है, वो अगर पड़ा है, अगर जमीन पे या फिर कहीं पे पड़ा है, वो ऐसे ही रहता है। मतलब वो उसको मतलब मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वैसे ही पड़ा रहता है। जब उसको कोई स्पेसिफिक होस्ट उसके कांटेक्ट में आएगा, तब वो क्या करता है, उसका डीएनए क्या करता है, होस्ट के इसमें इंटीग्रेट हो जाता है और उसकी कॉपीज बनाने लगता है। समझ में रहे? तो होस्ट ही बना रहा है, एक्चुअली होस्ट ही बना रहा है। समझ रहे? इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है सिर्फ। तो अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में यही प्रॉब्लम है कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। इसी में कुछ लोग बोलते हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है, कुछ लोग बोलते हैं लिविंग है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए भी नाम देना जरूरी है। तो अभी तो हम लोग उसको लिविंग जैसे ही कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिविंग जैसे कंसिडर करते हैं, पर यहाँ पे हमने उन्हें कल पढ़ा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना, तो वो किसी को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उनमें से किसी को फॉलो नहीं करता है वो वायरसेस। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। अभी देखिए हम लोग बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स है। यहाँ पे रूल्स तो बहुत सारे हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के, अराउंड 76 मेन रूल्स है। समझ में रहे? मतलब और भी बहुत सारे रूल्स है, तो हम लोग इसमें से मेन रूल्स पढ़ने वाले हैं। समझ में रहे? तो मेन रूल जब भी पढ़ेंगे, किसी भी चीज का नाम देंगे या फिर लिखेंगे, तो आपको याद रखना ये चीजें। अभी देखिए जब भी किसी चीज का नाम देते हैं तो हमको याद रखना है, अगर हम लोग वो चीज को हाथ से लिखते हैं, देखिए पहले हम लोग सेकंड पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड वाला, नहीं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको दो नाम मिलेंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लोग, एक मिनट, आवाज कहाँ से आ रही है? एक मिनट, हाँ एक मिनट म्यूट हो। तो देखिए हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको दो नाम देंगे। ठीक है, एक जो पहला नाम रहेगा उसको हम लोग जेनेरिक नेम बोलेंगे, आगे स्लाइड में है वो कैसा है हम लोग देखेंगे। दूसरा जो नाम होता है उसको हम लोग स्पीसीज एपिटेट बोलते हैं, दो नाम देंगे। ठीक है, अब जब भी हम लोग इसको हाथ से लिखेंगे तो वो दोनों जो लेटर्स है, दोनों जो वर्ड्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जब भी हाथ से लिखेंगे, हाथ से मतलब पेन यूज करके हम लोग जब भी लिखेंगे उस ऑर्गेनिज्म का नाम, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, दोनों को अलग अलग सेपरेटली। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अभी जब ये प्रिंट करके आएगा तो प्रिंट कैसे आएगा, इटैलिक्स में आएगा, मतलब उसको अंडरलाइन नहीं रहेगा पर इटैलिक्स में रहेगा। सुनाई आ रहा है आपको? यस सर। आगे वाले स्लाइड में वही दिखाया है। एटलीस्ट पहले ये रूल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो स्पीसीज एपिटेट है या फिर जेनरिक नेम है और स्पीसीज एपिटेट है, इसमें मिनिमम 3 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 12 वर्ड्स होने चाहिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकते और इस 3 से कम नहीं हो सकते, 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आया? ठीक है,
ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लो ना फिर हाँ मोर देखिए, क्लियर। अभी आफ्टर बायोलॉजिकल नेम राइटर्स नेम या फिर राइट नेम ऑफ द ऑथर, हम लोग उसके बायोलॉजिकल नेम के बाद राइटर का जो नाम है मतलब या फिर पहली बार जिसको उसने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम भी उधर आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये कैसा रहेगा? एब्रिवेटेड फॉर्म रहेगा। मतलब कैसा रहेगा? एब्रिवेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। हाँ, एब्रिवेटेड फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म में रहेगा और उसको हम लोग अंडरलाइन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? नेवर उसको इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये फोर्थ वाला तो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, रोमन्स वाला। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। एग्जाम्पल लो ना। हाँ, एग्जाम्पल आगे है, आगे है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. अभी Yes, एग्जाम्पल sir. हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। अभी यहाँ पे क्या है? पेन से लिखा है, मतलब हाथ से लिखा है ना मैंने, तो हाथ से लिखा है। तो हाथ से लिखा है तो इसको हम लोग देखिए अंडरलाइन किया है। समझ में आ रहा है? हाथ से लिखा है तो उसको अंडरलाइन किया है। मान लेते हैं कि उसको हाथ से नहीं लिखा, टाइप टाइप किया है, तो टाइप करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, पर ये इटैलिक्स में लिखा रहेगा। कैसा रहेगा? ये इटैलिक्स में लिखा है। समझ में आ रहा है? तो वही ये क्या है? मैंजीफेरा इंडिका Yes, जो है sir. वो उसको हमने क्या किया है? जब हाथ से लिखेंगे उसको हम लोग दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और जो पहला नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनरिक एपिथेट बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला जो नाम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Generic name. ठीक है, इसे हम लोग जेनेरिक नेम बोलेंगे। बेसिकली ये जो है इसको हम लोग जेनेरिक नेम बोलेंगे। ठीक है, ये जेनेरिक नेम हो गया। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जेनेरिक एपिथेट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद आएगा स्पीसीज एपिथेट, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज एपिथेट बोलेंगे। ठीक है, Species समझ में आ रहा है? epithet. या तो फिर इसको हम लोग डायरेक्टली बोला स्पीसीज भी बोल सकते हैं। कौन सा Species name. स्पीसीज है? ये देखिए, मैंगो का स्पीसीज है एक, पर जीनस कौन सा है? मैंजीफेरा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हर एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो वर्ड्स से नाम देंगे। अभी उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लिन करके आया है, LINN। ठीक है, तो लिन जो है ये क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। समझ में आ रहा है? लिन क्या है? LI, यहाँ पे INN रहेगा। तो लिन जो है वो क्या है? साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट का नाम है, याद रहेगा? Yes, ये Yes, हमेशा sir. हम लोग Yes, sir. एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। और उसको कभी हम लोग क्या नहीं करेंगे? अंडरलाइन नहीं करेंगे। उसको हम लोग क्या नहीं करेंगे? अंडरलाइन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? और उसको हम लोग इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है? लिन जो है वो इटैलिक्स में नहीं लिखा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको? मैंजीफेरा इंडिका जो है वो इटैलिक्स में लिखा है, पर लिन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में लिखा है। समझ में आ रहा है? इसको अंडरलाइन भी नहीं Yes, किया है। sir. समझ में आ रहा है? ये ऑथर का नेम है, तो ये क्या है? लीनियस। लीनियस तो कार्लेस लीनियस जो है इन्होंने नाम दिया है। तो याद रहेगा कि आपको इतना आज का जो है। yes, sir. Yes, sir. Sir. तो हम लोग Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग आज का रिवाइज करें, कल का भी रिवाइज कर दूं? Yes, sir. कल का भी या फिर आज का?